मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब चैप्टर रीड कर रहे थे। आपका यहाँ पर 9 चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। भारतीय राजनीति का में जो नए बदलाव आए वो यहाँ पर आपने यूपी के दंगों के बारे में देखा था, ठीक है, जो बाबरी मस्जिद से संबंधित थी। और सेकंड आपने यहाँ पे जो गुजरात में दंगे हुए थे, जो गोदरा स्टेशन था वहाँ पर जो दंगे हुए थे जिसमें 1100 मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति मारे गए थे, वो यहाँ पर आप रीड कर चुके हैं। अब जब हम 1989 की बात करते हैं तो 1989 में ऐसा दौर था कि जिसमें हम ये कहेंगे कि कांग्रेस का पतन हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जो भाजपा है उसका अभ्युदय हुआ था। यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा के चुनाव की हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ यदि आप यह चीज़ समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की जो चुनाव की हार जीत है उसकी तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बार ग्राफ दिखा देती हूँ। इसमें हम देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी जो है, भाजपा जो है, उसको कितनी कितनी सीटें मिली थी। स्टार्टिंग में देखिए बेटा, इस बार ग्राफ को आपको कैसे रीड करना है। जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर किस चीज़ के लिए है? कांग्रेस के लिए है। एंड रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? भाजपा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्टार्टिंग की 1984 की बात करूँ मैं तो 1984 में उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। उस टाइम पे यदि मैं देखूँ तो भाजपा की जो कांग्रेस की सीटें हैं वो 415 है, मतलब एक मेजोरिटी के साथ यहाँ पर कांग्रेस थी, ठीक है। देन आफ्टर हम देखेंगे कि जो इसकी सीट्स हैं वो टाइम टू टाइम आफ्टर एवरी 5 ईयर जब भी इलेक्शंस हुई तो उसमें उनकी जो स्टेज थी वो डिक्लाइन होती चली गई, उनकी जो सीटें थी वो कम होती चली गई। लाइक एज यहाँ यदि मैं बात करूँ, देखिए बीजेपी जस्ट ओनली यहाँ पे उसको 2 सीट्स मिली हैं। यहाँ हम देखें तो 85 और कांग्रेस को 197। इस तरीके से हम देख सकते हैं अदर पार्टीज़ को मिलने की बजाय बीजेपी को 221 और यहाँ पर ये 244 हैं। अब 1996 की बात करूँ तो बीजेपी को ज़्यादा सीट मिली हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर कांग्रेस, ठीक है। फिर यहाँ हम बात करते हैं 1998 की। 1998 की बात करें तो वहाँ भी हम देखेंगे कि कांग्रेस की जो सीट्स हैं वो डिक्लाइन हो गई हैं, ठीक है, कम हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू बीजेपी की फिर से यहाँ पर ज़्यादा है। कितनी? 1999 में कितनी सीट्स मिली हुई हैं? 182 मिली हुई हैं और कांग्रेस को 114 मिली हैं। यहाँ हम बात करें तो 2004 में जो इलेक्शंस हुए थे तो 138 एंड 145, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक कांग्रेस के लिए डिक्लाइनिंग पीरियड था, उसका पतन हो रहा था और अभ्युदय किसका हो रहा था? यहाँ पर भाजपा का हो रहा था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं। आइए ऊपर दी गई तालिका की सूचनाओं के अर्थ को खोजने की कोशिश करें। जो भी हमें तालिकाएं ये ऊपर दी गई हैं इनके अर्थ से हमें क्या क्लियर होता है? गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। इनके बीच में एक टफ कंपटीशन था दोनों ही पार्टीज़ के बीच में। 1984 के चुनाव से तुलना करने पर आप इन पार्टियों को चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं? देखिए 1984 की जब हम तुलना करते हैं तो इन पार्टियों की जो चुनावी सफलता है उसमें हमने काफ़ी डिफरेंसेस देखे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी इन स्टार्टिंग डोमिनेंट थी, लेकिन बाद में जो सीट्स थी वह बीजेपी की ज़्यादा आने लग गई थी। आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दें तब भी 1989 के बाद उन्हें इतने वोट नहीं मिले थे कि कुल मतों के 50% से ज़्यादा हों। देखिए 1989 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जो उनको सीट्स मिली हैं, यहाँ कंपैरिजन हमने बीजेपी और कांग्रेस का किया है, तो दोनों की सीट को हम ऐड कर दें तब भी उनके पास इतनी सीट नहीं थी कि वह 50% से अबोव हों। ठीक इसी तरह इन दोनों दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़ें, आप देखेंगे कि सीटें लोकसभा की कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हैं। तब तो बाकी वोट और सीटें कहाँ गई? बाकी जो वोट थी और सीट्स थी वो किसको मिली? जो अदर पार्टीज थी उनको मिली, ठीक है। अब देखिए अगर दूसरे अध्यायों के बातों को याद करें, आपने इस अध्याय में 2 पार्टी तंत्रों के बारे में पढ़ा है। अभी तक आपने यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम के बारे में देखा है। 2 पार्टीज़ ये मेनली हमने यहाँ पर कौन सी देखी हैं? बीजेपी और कांग्रेस देखी हैं। आइए इस किताब के आखिरी पन्नों पर नज़र डालें। यहाँ कांग्रेस और जनता पार्टी तंत्र के आरेख पर गौर करना है आपको। मौजूदा दल, अभी मैं आपको करवाऊँगी क्लियर ये चीज़। मौजूदा दलों में ऐसे कौन कौन से दल हैं जो ना तो दलों के कांग्रेस परिवार में थे ना ही जनता पार्टी के परिवार में थे। 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला
भाजपा नीति गठबंधन के कांग्रेस नीति गठबंधन के बीच चला। क्या आप ऐसी पार्टियों की सूची बना सकते हैं जो दोनों में से किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं थे? देखिए 2004 के चुनाव लोकसभा के चुनाव की हम बात करते हैं। 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल थी। 2004 के इलेक्शंस की बात करूं तो जो कांग्रेस थी वह पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल थी। राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से प्रंग की सरकार बनी। इस गठबंधन का जो नेतृत्व है वह कांग्रेस ने किया था। सह प्रंग को वाम मोर्चा ने भी समर्थन दिया। 2000 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ था। 1991 के बाद इस दफ़ा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई थी। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग और सैप्रंग को मिले वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई थी। 1970 की यदि हम बात करें, 70 के दशक की बात करें तो वहाँ पर जो डोमिनेंसी में ओनली कांग्रेस थी, बट यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी। जो कांग्रेस थी वह भी गठबंधन में शामिल हो रखी थी। 1990 के दशक से बात करूं तो हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही थी उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियों के उभार को पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल, वाम मोर्चा के दल और कुछ ऐसे दल जो इन 3 दलों में शामिल नहीं थे। इस स्थिति में संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला जो था वह बहुकोणीय हो गया था। उसमें बहुत सारे एंगल्स आ गए थे, बहुत सारे बदलाव आ गए थे। इन स्थितियों का एक तकाजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेरफेर भी था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे बड़ी सहमति। बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति थी। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति जो है वह उभरती जान पड़ रही थी। इस सहमति में 4 बातें थी। जो ये सहमति इनके बीच में थी वो उसमें 4 बातें थी। पहली, नई आर्थिक नीति पर सहमति। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ थे, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में थे। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत और विश्व की आर्थिक शक्ति बनेगा। देखिए, जो नई आर्थिक नीतियाँ आई थी, बहुत सारे दल ऐसे थे, कुछ दल ऐसे थे जो इनके खिलाफ थे, इनको मतलब वो ठीक नहीं लग रही थी, उसे वे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। बट जो ज़्यादातर जो राजनीतिक दल थे वो इन नीतियों के साथ थे, इनके पक्ष में थे। और अधिकतर दल जो थे उनका मानना था कि नई आर्थिक नीतियों से मतलब देश समृद्ध होगा और विश्व की एक आर्थिक स्थिति बनेगा। दूसरे यहाँ पर हम बात करेंगे, दूसरा था यहाँ पर पिछड़ी जातियों की राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की ज़रूरत है। देखिए, दूसरी पिछड़ी जातियों की यदि मैं बात करूँ तो पिछड़ी जातियों की राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, ठीक है, उनको सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में थे। यहाँ जो स्थिति थी, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको मंडल आयोग के बारे में बताया था, तो वहाँ पर वो मंडल आयोग की जो स्थापना की गई थी वह अदर बैकवर्ड क्लासेस जो थी, अन्य पिछड़ा वर्ग थी, उनकी स्थिति को से हुबरू करने के लिए मतलब उस आयोग का गठन किया गया था। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इन चीज़ों के लिए मंडल आयोग की स्थापना हुई थी। तो अब जब हमारी सहमति हुई थी बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो उसमें दूसरी सहमति यह भी थी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसे शिक्षा और राजनीति दोनों में ही आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, फिर राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सत्ता में उनको समुचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। फिर यहाँ तीसरा देख लेते हैं, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, तीसरा यहाँ पर क्या था कि जो देश के शासन में प्रांतीय दल हैं उनकी भूमिका की स्वीकृति। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। इसमें ये क्या कहता है कि प्रांतीय दल जो हैं वह राष्ट्रीय दल का भेद
अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे हैं और इन दलों ने 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारा सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। ठीक है, विचारधारा की जगह किस पे जोर दिया गया, कार्य सिद्धि पर जोर दिया गया और विचारधारा सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़ हुआ। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे थे। ठीक है, विचारधारागत अंतर की जगह पर वो क्या कर रहे थे, सत्ता में जो हिस्सेदारी है उस बातों पर जोर कर रहे थे। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा को हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं थे, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए थे और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली थी। देखिए, भाजपा की जो नीति थी वह हिंदुत्व की थी, लेकिन जो दल इसमें गठबंधन के साथ शामिल हुए थे वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे और उन्होंने इन्हीं दलों ने मिलकर 5 साल तक बीजेपी के साथ गवर्नमेंट भी बनाई थी। ये हो गया फोर्थ। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव और आगामी राजनीति इन बदलावों के दायरे में आकार लेगी। जितने भी बदलाव हुए हैं इन्हीं के दायरे में जो हमारी राजनीति है वो बदलाव लेगी। भारत की राजनीति के इस अध्ययन की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी है। इस स्थिति में चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तेज़ है। देखिए क्या कहते हैं ये इसमें कि यदि हम शुरुआत में देखें तो कांग्रेस जो है वह एक प्रभावशाली पार्टी है। देखिए टिल 1970-80 तक तो कांग्रेस ही मतलब डोमिनेंट पार्टी थी। 84 में भी कांग्रेस डोमिनेंट थी। तो स्टार्टिंग की हम बात करें तो जो कांग्रेस थी वह एक प्रभावशाली पार्टी थी। इस स्थिति में चलकर अब हम एक सीधे पड़ाव पर पहुँचते हैं जहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तेज़ थी। 1984 के बाद एक टफ कंपटीशन था बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, लेकिन इस प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ मसलों पर सहमति हुई। अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और संगठन विकास की नई स्वरूप सपन और तरीकों की पहचान है। गरीबी विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलनों के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति जो सचेत कर रहे हैं। इस तरह देखिए मैंने जन आंदोलनों का भी एक दौर जन आंदोलनों का उदय चैप्टर 8 में आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें ये कहता है इस तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और अक्षितर के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीज़ों के मंथन के बीच आकार ग्रहण करेगी। क्लियर टू यू? ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 9 172 पेज या लर्निंग हो गया होगा, बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम आए थे हमारा टॉपिक था एमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस। जो अब सिचुएशन जो आई थी वो देखते हैं हम 1980 में क्या आई थी। कहते हैं द पीरियड आफ्टर 1989, ऐसा पीरियड कब, 1989 के बाद। सीन समटाइम्स इज़ द पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग कांग्रेस। ये कई बार ऐसा पीरियड दिखाई देता है जिसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या है, डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, और जो इसमें राइज हो रही है वह कौन सी पार्टी हो रही है, वह पार्टी बीजेपी हो रही है। ठीक है, मतलब जो बीजेपी है उसकी जो सीट्स हैं 1984 के बाद क्या इंक्रीज़ हो रही हैं। बट यहाँ पर हम कांग्रेस की बात करें, ठीक है, तो जो कांग्रेस पार्टी है उसकी सीट्स जो हैं डिक्लाइन हो रही हैं। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन दिस पीरियड, यदि आप इस टाइम का पॉलिटिकल कंपटीशन का नेचर जो मतलब अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो यू हैव टू कंपेयर द इलेक्टोरल जो परफॉर्मेंस थी कांग्रेस और बीजेपी की, आपको उससे कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन हम ये देख लेते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू
84, 89, 91, 96, 98, 99, 2004। ठीक है, ये सारा का सारा आपको एवरी ईयर्स जो भी इलेक्ट्रल परफॉर्मेंस थी वो एक्सप्लेन की गई है। ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है कांग्रेस को एंड रेड से रिप्रेजेंट किया गया है बीजेपी को। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन स्टार्टिंग कांग्रेस इज़ डोमिनेंट इन 1984, 89 में भी कांग्रेस थी, बट यहाँ भी कांग्रेस ही है। और 1996 की बात करूँ तो बीजेपी को ज़्यादा सीट्स मिली हैं एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। देन आफ्टर देखिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। जो इन्फॉर्मेशन फिगर में दी गई है उसके बिहाफ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं। यू विल नोटिस दैट द बीजेपी एंड कांग्रेस वर इंगेज्ड इन ए टफ कंपटीशन इन दिस पीरियड। आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से बीजेपी एंड कांग्रेस एक दूसरे से compete कर रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस, यहाँ पर क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन देयर इलेक्ट्रल फॉर्चून्स। जो इनको इलेक्ट्रल मतलब जो भी सीटें मिली थी तो उनमें क्या मतलब डिफरेंसेस हैं। इफ़ यू कंपेयर दिस विद द 1984 इलेक्शंस, यदि आप 1984 के इलेक्शन से कंपैरिजन करेंगे, 1984 में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंगल पार्टी डोमिनेंट है और डोमिनेंट कौन सी है, कांग्रेस पार्टी है, जिसको 415 सीट्स मिली हैं। और उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन थे, राजीव गांधी थे। ठीक है, यू विल नोटिस दैट सिंस 1989 इलेक्शंस, आप 1989 के इलेक्शंस में नोटिस कर सकते हैं, द वोट्स पोल्ड बाय द टू पार्टीज कांग्रेस एंड द बीजेपी डू नॉट एड अप टू मोर देन 50%। जो 1989 में इलेक्शंस हुई थी उनसे यह चीज़ क्लियर हो गई है कि जो दोनों ही पार्टी हैं, ठीक है, कांग्रेस एंड बीजेपी, इनको 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिली हैं। द सीट्स वोन बाय देम टू, इन्होंने जो सीट्स जीती हैं, डू नॉट एड अप टू मोर द हाफ सीट्स ऑफ द लोकसभा, यहाँ तक कि जो इनकी सीट्स हैं वह लोकसभा की आधी भी नहीं है। शो वेयर डिड द रेस्ट ऑफ सीट्स एंड वोट्स गो, इस तरीके से ये कहता है कि जो बची हुई सीट्स हैं और जो वोट्स हैं वो कहाँ गई, वो गई भाई जो अदर पार्टीज़ बनी उनके पास। ठीक है, लुक एट बोथ द चार्ट शोइंग कांग्रेस एंड जनता फैमिली ऑफ द पार्टीज़। आपको दोनों ही चार्ट देखने हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के दिए गए हैं। विच अमंग द पार्टी दैट एग्जिस्ट टुडे आर नाइदर पार्ट ऑफ कांग्रेस फैमिली, इनमें से ऐसी कौन सी पार्टी हैं जिन्होंने कांग्रेस फैमिली और जनता फैमिली दोनों में से किसी का भी पार्ट नहीं बनी थी। द पॉलिटिकल कंपटीशन ड्यूरिंग द 90s, यदि 90s की बात करें तो जो पॉलिटिकल कंपटीशन था वो डिवाइड हो गया था बिटवीन द कोalition लेड बाय द बीजेपी, जो बीजेपी ने जो गठबंधन किया था उसके बीच में, एंड द कोalition लेड बाय द कांग्रेस, और जो कांग्रेस ने गठबंधन किया उसके बीच में। कैन यू लिस्ट द पार्टीज दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज टू कोalitions, क्या आप ऐसी पार्टीज़ के बारे में जानते हैं कि जो मतलब इनका क्या नाम है, इनमें से किसी में भी सम्मिलित नहीं थी। अब लोकसभा के इलेक्शंस देख लेते हैं। 2004 में जो इलेक्शंस हुए थे, इन द इलेक्शंस ऑफ 2004 द कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इनटू ए कोalition इन ए बिग वे। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बड़े पैमाने पर गठबंधन की सरकार के रूप में सामने आई थी। द एनडीए वॉज डिफीटेड, एनडीए की हार हुई, एंड ए न्यू कोalition गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस, और एक नई गठबंधन की सरकार का गठन हुआ जिसे लीड किया किसने, कांग्रेस ने, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा किया गया, नोन एज द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और इसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से जाना गया, यूपीए के नाम से जाना गया। केम टू द पावर, यह शक्ति में आई। दिस गवर्नमेंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज, इस गवर्नमेंट को जो सपोर्ट मिला था वो किससे मिला था, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज से मिला था। एंड द इलेक्शंस ऑफ 2004, और जो 2004 के इलेक्शन से ऑल्सो विटनेस द पार्शियल रिविवल ऑफ कांग्रेस पार्टी, इट कुड इंक्रीज इट्स सीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इसकी जो सीट्स थी 1991 के बाद पहली बार इंक्रीज हुई थी। हाउएवर इन 2004 इलेक्शंस, इस तरीके से जो 2004 के इलेक्शन से, देयर वॉज ए निग्लिजिबल डिफरेंस, यहाँ पर थोड़ा ही अंतर था बिटवीन द वोट पोल्ड बाय द कांग्रेस एंड इट्स एलाइज एंड द बीजेपी एंड इट्स एलाइज। ठीक है, जो कांग्रेस से के साथ जो मतलब पार्टी थी और जो बीजेपी के साथ जो पार्टी थी उनमें कम ही डिफरेंस था। दस द पार्टी सिस्टम हैज़ नाउ चेंज, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1970 के दशक के बाद जो पार्टी सिस्टम था वो काफ़ी रूप से उसमें ड्रामेटिकली बदलाव आ चुकी थी।
The political processes that are unfolding around us after 1990s shows the emergence of broadly 4 group of party. यदि हम political process को देखें तो 1990 के बाद इसमें काफ़ी चेंजेस आए थे जो 4 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे. पार्टीज दैट आर कोलिशन विद द कांग्रेस, ऐसी पार्टीज जिनका गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ था, ऐसी पार्टीज जिनका गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ था, और लेफ्ट फ्रंट पार्टीज थी, और कुछ अदर पार्टीज़ भी थी जो इनमें इंक्लूडेड नहीं थी. द सिचुएशन सजेस्ट द पॉलिटिकल कंपटीशन जो था आज के टाइम पे, ये जो सिचुएशन जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जो गठबंधन की सरकार के बारे में मैंने आपको बताया है, तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि जो अब की जो पार्टी सिस्टम है वह मल्टी कॉर्नर्ड हो गया है. By implication, the situation also assume a divergence of political ideology. Growing consequences देख लेते हैं. उसके बाद क्या क्या आए थे, देखिए. फर्स्ट क्या कहता है, द फर्स्ट एग्रीमेंट इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. जो फर्स्ट चेंजेस आए वो क्या थे, एक नई आर्थिक नीति को अपनाना. वाइल मैनी ग्रुप्स जो थे उन्होंने अपोज किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी आर इन द सपोर्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़. वह मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के सपोर्ट में थे. मोस्ट पार्टीज, ज़्यादातर पार्टी यह बिलीव करती थी दीज पार्टीज़ वुड लीड द कंट्री प्रोस्पेरिटी. यदि हम इन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लागू करते हैं, तो हमारा जो देश है वह समृद्ध बनेगा. एंड स्टेटस, और हमारा एक स्टेटस होगा इकोनॉमिक पावर में पूरे विश्व में. सेकेंड इसमें क्या कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्टेज. और सेकेंड क्या था, एक्सेप्ट कर लिया सोशल बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए पॉलिटिकल और सोशल क्लेम जो उनका था राजनीतिक और सामाजिक. ठीक है. Political parties have recognized that the social and political claim of the backward caste need to be accepted. जो हमारे political parties थी उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, उन्हें सोशल तथा पॉलिटिकल क्लेम जो वो कर रहे हैं वह उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उन्हें देना चाहिए. एज ए रिज़ल्ट इसका परिणाम यह हुआ कि जो सभी पार्टी थी नाउ द सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन, वो आरक्षण की सपोर्ट में थी ऑफ द सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ऑल्सो विलिंग टू इंश्योर दैट, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वह इस चीज़ के लिए भी विलिंग थी कि ओबीसी हैं उनको एडिक्वेट शेयर ऑफ पावर, सत्ता भी उनको पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए. ठीक है, पर्याप्त सत्ता उनको प्राप्त होनी चाहिए. थर्ड हम यहाँ देख लेते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टीज़ इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. यदि कंट्री को चलाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लेवल जो पार्टीज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस को भी एक्सेप्ट किया गया. द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल पार्टीज़ फास्ट बिकमिंग लेस इम्पोर्टेंट. जो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं उनको कम इम्पोर्टेंट अब कंसीडर किया जाता था, क्योंकि हमने जैसा कि देखा कि स्टेट लेवल जो पार्टी हैं आर शेयरिंग पावर एट द नेशनल लेवल. स्टेट लेवल की जो पार्टी हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पावर को सत्ता में उन्होंने साझेदारी की है. एंड हैव ए प्लेड सेंट्रल रोल, और उन्होंने एक केंद्रीय सरकार की भूमिका निभाई है इन द कंट्री पॉलिटिक्स ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से. फोर्थ यदि देखें तो एम्फेसाइज किया गया ऑन द प्रेगमेटिक कंसिडरेशन रादर देन द आइडियोलॉजिकल पोजीशन एंड पॉलिटिकल अलायंसेस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट. ठीक है, एम्फेसाइज किस पे किया गया, जो प्रेगमेटिक कंसिडरेशन है उन पर किया गया. जैसा कि कोalition जो पॉलिटिक्स है हैज शिफ्टेड द focus of the parties from the ideological differences to power share agreement. Thus most of the parties of NDA, यदि NDA की हम बात करें, did not agree with the हिंदुत्वा आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, हिंदुत्वा, जिसमें सभी हिंदू इंक्लूडेड हों. बट जो NDA थी उसने इसके साथ गवर्नमेंट बनाई बट नॉट एक्सेप्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी. दे केम टुगेदर, वो इकट्ठे हुए टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, एक सरकार बनाने के लिए. एंड रिमेन इन पावर फॉर ए फुल टर्म, और लगभग पूरे 5 साल तक वह शासन में रहे थे. ऑल दिस मूवमेंट्स
मोमेंटियस चेंजेस जो इस टाइम पे जो बदलाव हुए आर गोइंग टू शेप पॉलिटिक्स इन नियर फ्यूचर, वही हमारी राजनीति को एक रूप देंगी। वी स्टार्टेड दिस स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया विद द डिस्कशन ऑफ हाउ कांग्रेस अमर्ज्ड एज ए डोमिनेंट पार्टी। हमने जब यहाँ पर इंडिया की पॉलिटिक्स की स्टडी की थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वह क्या थी, डोमिनेंट पार्टी थी। फ्रॉम दिस दैट सिचुएशन वी हैव नाउ अराइव्ड एट द मोर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, लेकिन इस सिचुएशन से हम अब यहाँ पर एक competitive पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। बट द पॉलिटिक्स दैट इज़ बेस्ड ऑन ए सर्टेन इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट अमॉन्ग द मेन पॉलिटिकल एक्टर्स। Thus, even as a political parties act within the sphere of this consensus, popular movement and organization are simultaneously identifying new forms। इस तरीके से हम कह सकते हैं बेशक से यहाँ पर political parties हैं act with the sphere of this consensus। जो पॉपुलर मूवमेंट्स हुए थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी वो उभर कर सामने आ रही थी, उनका विज़न पाथवे था, डेवलपमेंट के लिए इश्यूज थे उनकी, जैसे कि पॉवर्टी से संबंधित, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेजेस, लाइवलीहुड, आजीविका से संबंधित, सोशल सिक्योरिटी आर बीइंग पुट ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा बाय द पीपल। मूवमेंट रिमेनिंग द स्टेट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो मूवमेंट हो रही थी किस चीज़ के लिए हो रही थी, रिमाइंडिंग, स्टेट को रिमाइंड कराने के लिए, उसके जो उत्तरदायित्व हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। Similarly, issues of justice and democracy are being voiced by the people in terms of classes, caste, gender and regions. We can't predict the future of democracy। हम मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते डेमोक्रेसी के फ्यूचर को। All we know is that डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ हेयर टू स्टे इन इंडिया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है, स्टे इन इंडिया एंड दैट इट विल अनफोल्ड थ्रू ए कंटिन्यूस चर्निंग ऑफ सम ऑफ द फैक्टर्स मेंशन इन दिस चैप्टर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम इसकी कल क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर के बाद सैटरडे को इस बुक के फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर टू यू।